जय हिंद, वेलकम टू द शाही क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा। बच्चों, आज हम DT05 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। पेपर की अगर आप बात करें, पेपर 1 के कंपैरिजन में इजी था थोड़ा, मतलब पेपर 1 में ज़्यादा टफ नहीं था इस बार, पर पेपर 1 के कंपैरिजन में इजी था और इसमें सिर्फ 12th का सिलेबस था। तो आइए अपने 1 बाय 1 सभी सवालों को देखते हैं। सबसे पहले हम सिंगल ऑप्शन करेक्ट कर रहे हैं। सिंगल ऑप्शन करेक्ट वाले सवाल आपने देख रहे हैं। पहला सवाल बच्चों जो आपके पास में था, उसमें आपको बोला गया कि कोई वुडन स्टिक है, यहाँ पे ऐसे ये वुडन स्टिक है, और इसकी जो लेंथ है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है आपके पास में 3 है, इसकी टोटल लेंथ है, और ये ऐसे रोटेट कर रहा है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या अपर एंड द अपर 1/3 ऑफ द लेंथ इज कोटेड विद द कॉपर। ये 1/3 है, मतलब L लेंथ होगी ना, ये आपके पास में, ये आपके पास में कॉपर से इसको मतलब बनाया गया, ये कॉपर का बना हुआ है आपके पास में। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द होल कितना आएगा? देखिए, जहाँ पे मेटल है वहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, जब वुड है वहाँ पे जनरेट होगा नहीं। तो आपको पता है कि जो ओमेगा बी x²/2 आता है आपके पास में, ठीक है, ये अगर रोटेट कर रहा हो, रोटेशनल में अगर आप देखिए तो इंड्यूस में ओमेगा बी x²/2 आता है। एक्स की देखिए, पहला जो मेटल शुरू हो रहा है वो 12 से शुरू है, 3L पे जा रहा है, तो अपन से 12 से लेके 3L तक, तो कितना बन गया ओमेगा b/2, और ये 3 यहाँ पे पुट करें, दैट इज 9L² माइनस 4L², तो एक्सप्रेशन कितना बन गया, दैट इज 5/2 ओमेगा बी L²। ये आपके पास में आंसर आ गया, ताकि सी ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाता है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे सेकंड प्रॉब्लम के ऊपर। सेकंड प्रॉब्लम में क्या बोल रहा है आपको, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है ए वायर ऑफ फिक्स लेंथ इज वाउंड, मतलब वायर की जो लेंथ है आपके पास में वो फिक्स है, इज वाउंड विद सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R। यहाँ पे एक सोलेनोइड है ऐसे, इस सोलेनोइड की जो लेंथ है आपके पास में वो L है, और ये रेडियस कुछ आपके पास में R है, ठीक है। इसकी जो इंडक्टेंस आपको मिलती है वो कैपिटल L मिलती है, उसने बोला। अब इसने बोला कि सेम वायर को अगर अपने वाउंड करें एक नए सोलेनोइड पे, जिसकी लेंथ कितनी हो आपके पास में L/2 हो, और उसकी रेडियस कितनी हो आपके पास में R/2 हो, तो उसकी सेल्फ इंडक्टेंस कितनी होगी? आप देखिए, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं L/वॉल्यूम इज इक्वल टू μ0n², ये हम जानते हैं, पर यहाँ पे स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स यूनिट लेंथ है, तो इसमें मेरा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स देखेंगे तो कितना आएगा, L इज इक्वल टू 2πr मल्टीप्लाई n1। इसके नंबर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n1, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो L कितना आ जाएगा, 2πr की जगह R/2 आ जाएगा मल्टीप्लाई n2, ठीक है। तो अब आप ये एक्सप्रेशन नोट करिए, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस आपको गिवन है, तो आपने क्या लिखा, L मल्टीप्लाई वॉल्यूम, अगर हम करें तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, πr² मल्टीप्लाई इसकी लेंथ कुछ L है, और मल्टीप्लाई μ0 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है आपके पास में n1, तो n1 क्या लिख देंगे, L डिवाइड बाय 2πr, और कितनी लेंथ में है ये, स्मॉल लेंथ के, इस L लेंथ के अंदर। मेरी बात समझ में आ गई? इसकी सेल्फ इंडक्टेंस कुछ L थी, तो ये टोटल लेंथ सवाल में से गिवन थी ना कुछ, ओके। इसकी फिक्स लेंथ हमने कुछ, इसको L मत मानो, फिर L में हम कंफ्यूज, इसकी कुछ ये D मान लो, ये वाली जो D नहीं मानते X मान लो, ये वाली ये टोटल लेंथ है वायर की, कुछ X मान लो, यहाँ पे एक्सप्रेशन से कुछ X बन गया, और सेल्फ इंडक्टेंस कुछ L है। अगर आप नीचे वाले एक्सप्रेशन में जाएंगे तो L डैश नया सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो आपने क्या बोला, दैट इज μ0n², n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, दैट इज X डिवाइड बाय πr, और इसकी लेंथ कितनी है L/2 n², यहाँ पे स्क्वायर आना था, और मल्टीप्लाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अगर आप करें तो कितना बनेगा, πr²/4, और मल्टीप्लाई जो इसकी लेंथ है वो बन गई L/2, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आपके पास ही बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड मार देते हैं, इसको इससे डिवाइड मार दें, तो आपके पास में क्या है, L/L डैश, इसको अगर हम डिवाइड मारेंगे यहाँ पे देखना, इस μ0 ने इसको उड़ा दिया, πr² ने πr² को उड़ा दिया, x² ने इसको उड़ा दिया, और ये πrL ने इसको उड़ा दिया, क्लियर। ऊपर क्या नंबर बचा, बचा ऊपर 1/4 बचा। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 4 बनेगा, ये इससे साफ हो जाएगा, तो ऊपर बचा फिर आपके पास में 2 चला गया, तो इधर 1/2 आ गया, तो L डैश की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2L, मतलब इसकी जो सेल्फ इंडक्टेंस होगी वो ट्वाइस होगी पहले वाले के, तो आप बोलेंगे ऑप्शन ए आपके पास में यहाँ पे मैच कर जाएगा, क्लियर। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, आपको बोला गया कि एक सुपर कंडक्टिंग लूप है, और उसकी रेडियस कुछ R है, सेल्फ इंडक्टेंस कुछ L है। यहाँ पे सुपर कंडक्टिंग लूप बना लो, इसकी रेडियस कुछ R है, सेल्फ इंडक्टेंस कुछ L है, और ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज अप्लाइड परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मान लो अंदर की तरफ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक। इनिशियली करंट द लूप इज 0, अगर आप इस लूप को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं तो करंट कितना आएगा लूप में,
तो अब देखिए फ्लक्स सेम होना चाहिए। तो इनिशियल फ्लक्स कितना था आपके पास में, इनिशियल फ्लक्स था पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, बिकॉज ये सुपर कंडक्टिंग है तो फ्लक्स चेंज होने नहीं देगा, अगर फ्लक्स चेंज हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इन्फिनिट करंट फ्लो कर जाएगा। फाइनली अगर आप इसको रोटेट कर देते हैं तो फाइनल फ्लक्स देखिए क्या बन जाएगा, फाइनल फ्लक्स एक तो बन जाएगा खुद के करंट की वजह से एल आई, क्लियर, और एक अब क्या जब रोटेट हो गया तो ये फिर माइनस पाई आर स्क्वायर भी बन जाएगा, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट आएगा। अब हमसे क्या पूछा कि करंट कितना आएगा, तो इस करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो आप इन दोनों को बराबर कर दीजिए। तो एल आई किसके बराबर आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर बी, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आर स्क्वायर बी डिवाइड बाई एल। तो आपके पास में सी ऑप्शन यहाँ पे आपको मैच करता हुआ दिखाई दे जाएगा, क्लियर। बच्चों नेक्स्ट जो आपके पास में है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया कि एक रेक्टेंगुलर लूप है और उसकी साइड ए और बी है, उसका एक्स वाई प्लेन में रखा गया। यहाँ पे से रेक्टेंगुलर लूप मान लीजिए, एक साइड ए है और एक साइड बी है और उसको एक्स वाई प्लेन में रखा गया। एक वेरी लॉन्ग वायर है, उसको भी एक्स वाई प्लेन में रखा गया, सच दैट साइड ए ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द वायर। ये साइड लेंथ ए है, ये बी है, और एक यहाँ पे से वायर बनाती है करंट कैरिंग वायर, और इसके पैरेलल है, क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द नियरेस्ट एज ऑफ द लूप इज डी, मतलब ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये डिस्टेंस कुछ डी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सिस्टम आप पूछा है वो कितना होगा। तो आप देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछ रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने का फॉर्मूला है फ्लक्स, अगर आप इसको लूप 1 कंसीडर करें, इसको लूप 2 कंसीडर करें, तो फ्लक्स इन लूप 2 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस मल्टीप्लाई करंट इन वायर 1, ठीक है। तो इसमें हमने करंट आई माना, तो इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखता हूँ किसी एक्स दूरी के ऊपर। तो एक्स दूरी पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा दैट इज म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स, और डी फाई जो आएगा आपके पास में, डी फाई कितना आएगा, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 पाई एक्स, इसकी लेंथ है ए और मल्टीप्लाई बी एक्स। तो इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेट करने डी फाई से बढ़ा के क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा आपके पास में म्यू नॉट आई डिवाइड 2 पाई एक्स आएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 2 पाई एल एन एक्स, और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है आपके पास में, डी से लेके आपके पास में डी प्लस बी आएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई ए डिवाइड बाय 2 पाई एल एन डी प्लस बी डिवाइड बाई डी। अब किसके प्रोपोर्शनल है, ये तो आपके पास में फ्लक्स है। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, इसको आप एम आई के बराबर करेंगे तो ये आई इसको उड़ा देगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसा आ जाएगा म्यू नॉट ए 2 पाई एल डी प्लस बी डिवाइड बाई डी। तो आप किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है, और अगर ए के प्रोपोर्शनल है तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि एक रोड है जिसकी लेंथ एल है और उस पर क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ये रोड बना लेते हैं, इस पे ऐसे कुछ क्यू चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसको रोटेट किया जा रहा है फ्रीक्वेंसी एफ से। तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई एफ, इससे रोटेट किया जा रहा है। आपसे पूछा गया कि बताइए मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, तो आप पता है म्यू बाई एल जो आता है वो क्यू बाई 2 आता है, म्यू बाई एल, एल यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आ गया, क्यू तो क्यू है, क्यू बाई 2 एल की वैल्यू हो जाएगी आई ओमेगा, तो आई हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एफ। यहाँ पे 2 पाई ने इसको उड़ा दिया, तो ये क्या बन गया, क्यू एफ एम एल स्क्वायर बाई 3, ये म्यू बन गया, म्यू इज इक्वल टू क्यू एफ एम एल स्क्वायर बाई 3। ओके, हमें अच्छा एक एम बी था, सॉरी कुछ कैलकुलेशन में एक मिनट वापस करता हूँ, कुछ एरर दिखाई दे रहा है मुझे। तो ये म्यू बाई ये क्यू बाई 2m हो गया, और एल की वैल्यू कितनी होगी, एम एल स्क्वायर बाई 3 आई ओमेगा, ओमेगा हो गया 2 पाई एफ। बच्चों तो 2 से यहाँ पे ये साफ हो गया, तो म्यू का जो एक्सप्रेशन मतलब इज क्यू एम एल स्क्वायर पाई एफ डिवाइड बाई 3, एम से एम ऊपर टूट गया तो ये बन गया इसलिए। तो ये आपके पास में म्यू का एक्सप्रेशन आना चाहिए। म्यू का एक्सप्रेशन क्यू एल स्क्वायर मैच कर रहा है ना, या फिर बी ऑप्शन है मैच कर रहा है, पाई एफ एल स्क्वायर क्यू बाई 3, बी ऑप्शन आपके पास में मैच कर जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं बच्चों 6 प्रॉब्लम के ऊपर। 6 प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहा है कि 2 आइडेंटिकल साइकिल व्हील ज्योमेट्रिकली दोनों आइडेंटिकल हैं, पर उनमें स्पोक्स डिफरेंट है। एक में आपके पास में 20 स्पोक्स हैं और दूसरे के अंदर आपके पास में 10 है। वन रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू आर कनेक्टेड बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग, तो करंट आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास में पूछा गया। यहाँ पे ऐसे स्पोक्स बना दिया, ऐसे स्पोक्स है। अब इसमें रिम्स चाहे कुछ भी हो, अगर मान लीजिए आपको बोला गया है इसके अंदर ओके
ओके, एक में 20 स्पोक्स है, एक में 10 स्पोक है, एक की रेजिस्टेंस कुछ आर है, द करंट आर विल बी। देखिए आपको कुछ बताया नहीं गया तो आइडेंटिकल तरीके से घूम रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए ऐसे आइडेंटिकल तरीके से घूम रहे हैं तो आपको ये पता भी हर एक रोड के जो ईएमएफ आएगा वो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2 आएगा हर एक में, चाहे 10 हो चाहे 20 हो, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको सेंट्रो रिम में मिलेगा वो तो ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2 मिलेगा। तो वो उसका फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ स्पोक्स हैं। आपको समझ में आ रहा है? वो हर एक रोड के अप्रोच ऐसे जाता है, ये देखिए ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, यहाँ से यहाँ पे अगर आप चल के देखें तो कितना बनेगा, डेल्टा बी इज इक्वल दैट इज ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2, ये आपके पास में एक्सप्रेशन है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे आपके पास में डी ऑप्शन जो है वो मैच कर जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि आपके पास में ए बी और सी डी दो कंडक्टिंग स्मूथ रेल्स है वर्टिकल प्लेन के अंदर और उन्हें कांस्टेंट करंट सोर्स से जोड़ा जा रहा है। यहाँ पे ऐसे कुछ कांस्टेंट करंट सोर्स है जिससे आपने इसको ज्वाइन किया है। इसमें से कुछ करंट आपके पास में नहीं आ रहा। ये बोला कि इस रोड का ये वाला एंड कुछ पी है, ये वाला कुछ क्यू है। एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ। अगर हम इस रोड को रिलीज करते हैं तो क्या होगा, वो उसने पूछ रहा है। तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा, तो फोर्स पे ऊपर की तरफ रहेगा। कितना फोर्स रहेगा, आई एल। ये फोर्स कुछ ऊपर की तरफ रहेगा, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा आपके पास में, एम जी। अब इसने पूछा कि इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, रोड कहाँ जा रही है, ऊपर नीचे। तो यार वो तो इस पर डिपेंड करता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि करंट कैरिंग सोर्स कांस्टेंट है, ये अपनी वैल्यू नहीं बदलेगी, ये फिक्स है, ये इसने बोल दिया है। तो आप समझ में अगर आई एल भी बड़ा हो जाएगा एम जी से तो ऊपर की तरफ जाएगा, मूव अपवर्ड। और अगर ऐसा हो गया एम जी बड़ा हो गया आपके पास में आई एल बी से तो फिर मूव डाउनवर्ड जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ बताया ही नहीं है तो हम कुछ कमेंट कर सकते नहीं है। तो आप बोलेंगे सर इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ जा सकता है, तो आप बोलेंगे ऑप्शन डी आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे बोला इधर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, बिकॉज ऑप्शन ए में बोला ऊपर जा रहा है, ऑप्शन बी बोला नीचे जा रहा है, फिर डी ऑप्शन हम सही बोलेंगे इधर ए और बी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7 ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 के ऊपर। प्रॉब्लम नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि इन द सर्किट कंटेनिंग दो कैपेसिटर है। हम सर्किट ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे ऐसे बैटरी है, यहाँ पे ऐसे रेजिस्टेंस है आर का, और यहाँ पे ऐसे दो कैपेसिटर बना दिया। एक कैपेसिटर ये रहा, एक कैपेसिटर कुछ ये रहा। ठीक, ये वाली वैल्यू कितनी है 20 वोल्ट, और ये वाली वैल्यू कुछ 2 माइक्रोफैराड, और ये वाली वैल्यू है कुछ 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, ये C1 आएगा आपके पास में और ये C2 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर है। इस L की वैल्यू है आपके पास में 0.2 मिली हेनरी। इस स्विच का नाम है K2। इस स्विच का नाम है K2। तो अब बोला गया कि एक क्लोज इस सर्किट कंटेनिंग द कैपेसिटर C1 C2 are shown in the figure in a steady state with the switch K1 is, ये यहाँ पे भी स्विच K1 है, ये इनिशियली आपके पास में क्लोज है। K1 is open and K2 is closed, then the maximum value स्टेडी स्टेट सबसे अचीव करवा। स्टेडी स्टेट अगर आप अचीव करवा लेंगे तो बच्चों जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसके तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है स्टेडी स्टेट पे अगर आप देखेंगे तो। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर करंट फ्लो नहीं करेगा, दोनों पे 10 आएगा तो डायरेक्ट 20 वोल्ट होगा। 10 वोल्ट का है आपके पास में। अब इसने क्या बोला, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इस सर्किट में कितना हो सकता है। अगर आप इसको ओपन कर देंगे तो फिर ये एलसी ऑसिलेशन बन गया। तो इस पे जो मैक्सिमम चार्ज है इज क्यू नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय 2c, वो किस में चला जाए, हाफ एल आई मैक्स का स्क्वायर, तभी आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है आपके पास में 20 माइक्रो 10 टू पावर -6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c की वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -6। फिर और ये एक्सप्रेशन कितना गया, हाफ एल की वैल्यू कितनी है 0.2 और आई स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। डन। तो ये यहाँ पे उड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, इसको हम यहाँ पे उड़ा देते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये बन जाएगा 100, ये वाली टर्म बन जाएगी 100 और ये 10 टू पावर -6 कर जाएगा 10 टू पावर -6 बन जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने इसको उड़ा दिया तो मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 हो गया। ये आपके पास में आई ऐसा कुछ बन रहा है। ओके, ये मिली हेनरी था, दिस इज मिली हेनरी, 1000 हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे 1000 आएगा तो 1000 ऊपर चला जाएगा तो पूरा साफ हो जाएगा। तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर 1 एम्पियर विल बी सही करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, आपको दिखाया गया अगेन एक एलसी सर्किट है। यहाँ पे एक इंडक्टर बना लिया और एक रेजिस्टेंस बना लिया और यहाँ पे ऐसे ईएमएफ ई है और ऐसे कुछ सोर्स है ई आर और एल।
तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होगा एक टाइम कांस्टेंट के अंदर, वो ये पूछ रहा है वर्क डन बाय बैटरी। तो आप क्या बोलेंगे, आई की इक्वेशन की बड़ी सबसे पहले, तो आई की इक्वेशन क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई टाउ, टाउ कितना देगा एल बाई आर। ठीक, तो अगर आप वर्क डन बाय बैटरी देखना चाहते हैं तो आपको अगर चार्ज मिल जाएगी एक सेकंड में कितना चार्ज, सॉरी एक टाउ टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर गया, तो बात बन जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, क्यू कितना है इंटीग्रेशन आई डी टी, तो ई बाई आर 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस आर टी बाई एल और मल्टीप्लाई डी टी, और इंटीग्रेशन कहाँ से जीरो से लेकर टाउ तक, तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, तो वर्क डन कितना आ जाएगा ई मल्टीप्लाई क्यू, ये आपके पास में वर्क डन आ जाएगा जो बैटरी वर्क करेगी। तो इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिक्स है ना, वो कर देंगे ना, इंटीग्रेट करिए वहाँ पे क्यू आ जाएगा, फिर ई मल्टीप्लाई क्यू करेंगे तो आपको वर्क डन बाय बैटरी मिल जाएगा। बच्चों 10th प्रॉब्लम की बात करते हैं, सभी सब सिंगल ऑप्शन प्रैक्टिस कर रहा है। आपको बोला कि कंडक्टिंग रिंग है, उसकी रेडियस आर है और उसमें स्पोक्स है, वो प्योर रोलिंग कर रहा है आपके पास है ना। तो यहाँ पे ऐसे स्पोक है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ v से जा रहा है और रोटेट कर रहा है कुछ ऐसा, ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से। ठीक है, तो आपसे पूछा कि इस वाले पॉइंट का नाम O है और इस वाले पॉइंट का नाम कुछ A है, तो O A के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। देखिए चलने की वजह से जो आएगा वो तो आएगा VPL, चलने की वजह से कितना आएगा VPR, क्लियर। और रोटेट होने की वजह से कितना आएगा आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज, ये आपके पास में बन जाएगा रोटेट होने की वजह से। देखिए अगर ऐसे रोटेट होता है तो चलने की वजह से कुछ ऐसा आया ना, और रोटेट होने की वजह से अगर आप देखें दिस विल बिकम ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2, क्लियर। ओके, एक हमने इसे मिस्टेक है, अगर देखो ऐसे किया है हमने, थोड़ा सा इसमें गलती हुई, पर ट्रांसलेशन की वजह से देखें तो आप बड़े से ये रोड है, ये सिर्फ ऐसे ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ है, तो ये ऐसा बनेगा कुछ ऐसा, दिस इज बिकम वी बी आर। और अगर रोटेट कर रहा है तो आप सोचिए ये रोड है ऐसे और ये रोटेट कर रही है ऐसे ओमेगा से, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कुछ बनेगा ऊपर की तरफ, दैट इज ओमेगा बी आर स्क्वायर बाई 2, दिस इज वी बी आर बाई 2, वी बी आर बाई 2, क्लियर। तो इस वाले पॉइंट का नाम क्या है आपके पास में, इस वाले पॉइंट का नाम है O, इस वाले पॉइंट का नाम है A, इसका नाम भी O, इसका नाम भी A। तो अगर आप नेट देखें, नेट कितना आएगा, तो ये इन दोनों का नेट इफेक्ट देखें तो माइनस VBR आ जाएगा आपके पास में, तो ये डोमिनेट करेगा। यहाँ पे जो इसका नेट रिजल्टेड अगर आप बनाएंगे तो ऐसा बन जाएगा ना, इस तरह बन जाएगा सॉरी ये डोमिनेट करेगा तो ऐसा बन जाएगा VBR बाई 2। ये वाला पॉइंट कुछ O है, ये वाला पॉइंट कुछ A है। आपसे क्या पूछ रहा है, VO माइनस VA, तो VO छोटा होगा VA बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा, ये आपके पास में ट्रांसफर हो जाएगा माइनस VBR बाई 2। तो C ऑप्शन आपके पास यहाँ पे मैच कर जाता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि एक LR सर्किट है, तो आप बना लीजिए एक इंडक्टर है और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। ये वैल्यू E है, ये R है, ये कुछ L है। इसे बोला गया एक क्लोज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस R, इंडक्टर्स L और EMF E, इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया। अगर इसने बोला कि अगर हम इसके इंडक्टर्स को सडन L/4 कर दें तो नया करंट कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे Li, जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहती है, फ्लक्स क्या रहना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट, सडन फ्लक्स चेंज नहीं होता। तो इनिशियल फ्लक्स कितना था Li, तो I था E/R। अब देखिए इंडक्टर्स कर दिया L/4, तो करंट कितना बन जाएगा, करंट बन जाएगा 4E/R। ये आपके पास में जवाब हो गया, तो C ऑप्शन इसमें आपके पास मैच कर गया, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो बोला एक स्क्वायर लूप है, स्क्वायर लूप बना लीजिए ऐसे, और इसका जो एरिया आपको गिवन है वो एरिया है 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर -3 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स इसके कुछ 100 है, ठीक है। और जो टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस 100 ओम है। और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड रीजन में था, ये मैग्नेटिक फील्ड था 0.40 टेस्ला, और आपने इसको 1 सेकेंड में मैग्नेटिक फील्ड रीजन से बाहर निकाल लिया, तो वर्क डन कितना होगा आपके पास में। तो आप क्या बोलेंगे, जितना हीट लॉस होगा, जो हीट लॉस होगा रेजिस्टेंस से, उतना यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ और से एनर्जी आएगी जो आप वर्क करेंगे वही हीट लॉस में जाएगी। तो अब वर्क डन देखिए क्या करेंगे, करंट की वैल्यू क्या है, करंट लिखेंगे आप, दैट इज d∅dt, d∅dt मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस। और अगर आप Q देखेंगे, Q कितना आएगा, वैसे करंट आ गया, चलो ये एक्सप्रेशन से करंट का आ गया ना, तो करंट आपके पास में ये बन गया। तो हीट लॉस कितना आएगा, हीट लॉस आएगा I² RT, हीट लॉस कितना आएगा आपके पास में I² RT।
इसकी वैल्यू तो आपके पास में 1 सेकंड है, टाइम का तो मैटर नहीं है। तो आई की वैल्यू अगर हम देखें तो आई क्या बन गया आपके पास में, आई बन गया d5/dt मल्टीप्लाई आर का होल स्क्वायर, यहाँ पे ऐसे आर बन गया, तो ये बन गया d5/dt मल्टीप्लाई 1/r। ये आपके पास में हीट लॉस आएगा और यही फिर वर्क डन होगा। तो d5/dt देखिए कितना हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे 100, एक का एरिया आपके पास में इतना है, तो 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻³ टाइम कितना लगा 1 सेकंड, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। इसने इसको मार दिया, तो हीट लॉस कितना आएगा आपके पास में, दैट इज 2.5 ओके एक टर्म इसमें मिसिंग है, एक टर्म मुझे मिसिंग लग रहा है। ये तो एरिया हुआ ना, मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड भी करना था, मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.40, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक और 100 बन गया ऐसा। अब थोड़ा देखते हैं कुछ मिलेगा, तो यहाँ पे 10 आ गया, तो यहाँ पे कुछ 4 बन गया, ये ऐसे कुछ 10 बन गया, इसने मार दिया 10⁻³ जूल आ रहा है आपके पास में। तो आप इसको क्या बोलेंगे, इस वैल्यू विल बी 1 जूल। तो बी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। मतलब नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 है, और ये मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट अभी हम देख रहे हैं, दैट इज मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट। सवाल में क्या बोला गया, सवाल में बोला गया एक कंडक्टिंग रोड है, उसकी लेंथ L है, यहाँ पे ऐसे एक रेजिस्टेंस आपने बना दी, और ये ऐसे कंडक्टिंग रोड है, इसकी लेंथ कुछ L है, और ये मूव कर रहा है वेलोसिटी v0 से, स्मूथ रेल पे सब कुछ है, मैग्नेटिक फील्ड आपको अंदर की तरफ से दिखा रखे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी है। एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है दोनों रेल्स के बीच में। इसमें पूरा कौन कौन से ऑप्शन सही है वो पूरे। सबसे पहले बोलते थर्मल पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन पुलिंग। सही बात है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क कर देगा, जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क आएगा वही यहाँ पे आपके पास में हीट लॉस में जाएगा। आप चेक करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप निकालिए भी कितना वर्क डन करना पड़ेगा, यहाँ पावर दोनों बराबर आएंगे। ये ऑप्शन आपके पास सही हो गया। सेकंड में बोला अप्लाइड फोर्स इज डबल द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल पावर। इफ द अप्लाइड फोर्स इज डबल्ड then the part of external power increases the velocity। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को अगर आप डबल कर देंगे तो जितना रिक्वायर्ड है वो ILB रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा अगर आप फोर्स लगा देंगे तो ऑब्वियसली फिर उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा। नेट फोर्स भी बराबर नहीं हो रहा आपके पास में, क्योंकि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है F और इधर लग रहा है ILB। तो अगर इनिशियली F इज इक्वल टू ILB था, अगर आप फोर्स को डबल कर देंगे तो जो पार्ट होगा वो वेलोसिटी को इंक्रीज करने में चला जाएगा। सही बात है, बी ऑप्शन सही है। सी में रेंजलो इज नॉट सेटिस्फाइड इफ द रोड इज एक्सीडेड बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखिए रेंजलो हमेशा गाइड है, रेंजलो फेल नहीं होता। सी ऑप्शन गलत हो गया। डी में बोल रहा है इफ द रेजिस्टेंस R इज डबल द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द कांस्टेंट वेलोसिटी v0 विल बिकम हाफ। अब देखिए अगर ये रेजिस्टेंस कितना कर दें, इसको रेशियो डबल कर दें तो क्या होगा, इसको आपने डबल कर दिया ना तो पावर हाफ हो जाएगा, ये पूछ रहा है। देखिए कैसे कर सकते हैं। अब की बात जो करंट का एक्सप्रेशन बन रहा है वो बन रहा है v0 dl डिवाइड बाय r बाय ऐसा बन रहा है, ये रेजिस्टेंस कुछ r मान लीजिए आप ना। तो अगर आप पावर देख रहे हैं, फोर्स कितना लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल दैट इज ILB, तो फोर्स हो जाएगा I b² l², ये फोर्स हो जाएगा। तो पावर कितना देना पड़ेगा, पावर आएगा फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी, तो ऐसा बन गया v0² b² l² बाय r। इतना पावर आपको देना पड़ेगा। अब अगर रेजिस्टेंस आपके पास में डबल हो जाता है तो यहाँ पे ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो पावर आपके पास में हाफ हो जाएगा। ये बात सही है। तो इसमें 3 ऑप्शन मैच कर रहे हैं बच्चों, ऑप्शन A, B एंड D। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि इन द सर्किट शोन रेजिस्टेंस R इज फिक्स्ड रिंग। ओके, R इज ए फिक्स्ड रिंग, तो यहाँ पे ये रिंग है ऐसे और ये फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही। क्लियर। और इसकी रेजिस्टेंस भी कुछ नहीं है और इसकी रेडियस कुछ आपके पास में A है। PQ इज ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ रेजिस्टेंस R। PQ की भी कुछ रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे PQ रोड है, इसका नाम P, इसका नाम कुछ Q है। It is hinged at the center of the ring and rotated about its point in clockwise direction with angular velocity omega। यहाँ पे ऐसे ओमेगा से आप इसको रोटेट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में अंदर की तरफ है। तो करंट थ्रू R की वैल्यू पूछी है कि मतलब 0 होगा नहीं होगा, वो सब चीजें उसमें पूछ रहा है। तो अब देखिए अगर आप इसको रोटेट करें तो ऑब्वियसली ये भी एक मैग्नेट बन जाएगा। सॉरी, ये भी इसकी भी रेजिस्टेंस, इसकी भी रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस R/2 होगी, ये रेजिस्टेंस कुछ R/2 होगी।
अच्छा ये रेजिस्टेंस फिक्स है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। PQ एक रोड है और इसको हिंज किया गया, R एक स्टेशनरी रेजिस्टेंस। तो अब आप देखिए इस सर्किट में क्या बन जाएगा, इस सर्किट अगर आप देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस R/2 है और ये घूम रहा है तो ऐसा बन जाएगा, इट इज ओमेगा बी L²/2, तो ऐसा बन जाएगा। ये पॉइंट जंक्शन पॉइंट आ गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर ऐसे घूम रहा है आपके पास में तो ऐसा कुछ आएगा, ओमेगा बी R²/2, ये रेजिस्टेंस कुछ R/2 है और ये रेजिस्टेंस आपके पास में R है। इसका पॉइंट का नाम x हो गया, इसका नाम कुछ 0 हो गया। अब आप इसमें निकाल लीजिए कितना कितना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो ये इससे करंट कितना आ जाएगा, दैट इज x प्लस ओमेगा बी R²/2 R/2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा x/r और प्लस यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस ओमेगा बी R²। इसको डबल कर लीजिए सीधा यार, इसका डबल हो जाएगा ये। तो इसको अगर आप डबल करेंगे यहाँ पे तो डबल हो जाएगा ये, ठीक है। उस पूरे रेजिस्टेंस कुछ और थे ना, ये वाली वैल्यू आपके पास में 0 आ गई। यहाँ से हम x निकालने चलते हैं, तो x की वैल्यू अगर हम निकाल लेंगे तो ये r तो उड़ा दो, यहाँ पे बन गया आपके पास में 4x प्लस 2 ओमेगा बी R² प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 ओमेगा बी R²/5। ये आपके पास में वैल्यू ऑफ x आ गया, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो करंट थ्रू रेजिस्टेंस R कितना होगा, करंट थ्रू रेजिस्टेंस R तो ये है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ गया, तो करंट ये होगा। तो बी ऑप्शन एक तो मैच कर रहा है। ए में बोल रहा है 0 0 नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, बी सही हो गया। अब डायरेक्शन ऑफ करंट अगर आप देखें तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ पे जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस से सेंटर की तरफ जाएगा। दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे बच्चों, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में क्या बोला गया आपको, LR सर्किट कुछ दिखाया गया है। सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट EMF E एंड सेल्फ इंडक्टेंस L एंड रेजिस्टेंस R is closed at t is equal to 0. The relation between the current, okay, दो अलग अलग आपको दिखा रखे हैं, एक ऐसा है कुछ और एक कुछ ऐसा है। तो दोनों में एक चीज तो फिक्स है, जो स्टडी स्टेट वैल्यू है करंट की वो दोनों में ही सेम आ रही है, स्टडी स्टेट वैल्यू। अब क्या बोलते सबसे पहले में, अगर ये आपके पास में A है और ये आपके पास में कुछ B है, ये सब वापस पढ़ लेते हैं। ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए कांस्टेंट EMF E, सेल्फ इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R is closed at t is equal to 0. The relationship between current and time is shown by curve A in the figure. When one or more of the parameter E are changed, the curve B is obtained. तो ये कब obtain हो सकता है? Is it possible that ये इनिशियल वैल्यू थी और ये वाली अब वाली वैल्यू है। तो अगर आप बोलें E और R को सेम रखें, E और R तो सेम रहना चाहिए क्योंकि E और R तो बदलते ही फिर मैक्सिमम वैल्यू बदलते हैं। E और R सेम रहे, L इंक्रीज हो जाए। तो आप देखिए इसका जो टाउ है, मतलब ये I0 है, तो 0.63 I0 जो मिलता है वो टाउ पे मिलता है। ये टाउ 1 है, ये टाउ 2 है। तो पता है टाउ 2 बड़ा है, टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। तो ये L/R होता है, R सेम है तो L2 इज ग्रेटर देन L1। आप ऐसे देख सकते हैं ना, R में लिखा है ये दोनों सेम है तो L2 इज ग्रेटर देन L1। तो एंड L इज इंक्रीज्ड, हाँ, तो अगर आप L को इंक्रीज करेंगे तो बात बन सकती है। तो ए ऑप्शन आपके पास सही होगा। सेकंड बी में देख रहे हैं, बी में इसका उल्टा बोल दिया तो वो गलत हो जाएगा। सी बोल रहा है E एंड R बोथ आर हाफ, हाँ E और R दोनों को हाफ कर देंगे तो बात बन जाएगी। L रिमेन कांस्टेंट। अब देखिए टाउ 2 बड़ा है आपके पास में, तो टाउ होता है L/R और ये L2 R2 बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू L1 R। देखिए हो रहा है क्या, L तो सेम है, अगर आप R को हाफ कर देंगे तो अब पहले तो था आपके पास में L/R, पहले वाला था L/R। अब देखिए ये इसको R को हाफ कर दे फिर 2L/R होगा तो वो भी बड़ा हो जा रहा है। हाँ ठीक है भाई, ऐसा कुछ होना चाहिए नए वाले सर्किट जो टाउ आए वो बड़ा आए। हाँ तो सी वाले ऑप्शन में हो रहा है। और फिर डी ऑप्शन में देखेंगे तो E और L को कॉन्स्टेंट रखा, R को डिक्रीज कर देगा। अगर R को डिक्रीज कर देंगे फिर तो ये I0 ही बदल जाएगा, वो तो बदलना नहीं चाहिए ना। तो दो ऑप्शन मैच कर जाएंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। बच्चों नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर में बोल रहा है कि अगेन एक LR सर्किट है, ऐसा कोई यहाँ पे कुछ ये E है, ये वाला डिस्टेंस कुछ आपके पास में R शो कर रहा है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है और एक इंडक्टर है। ये रेजिस्टेंस R है और यहाँ पे ऐसे एक इंडक्टर है, इसकी इंडक्टेंस कुछ L है। तो आपको बोला कि इसका टाइम कांस्टेंट कितना होगा, सबसे पहले तो ये पूछा है। तो अगर आपको टाइम कांस्टेंट निकालना है तो क्या करते हैं, बैटरी को
मतलब आप कैसे भी करते हैं वो आपका तरीका है अलग अलग, पर जो मैं जो बताता हूँ वो ये बैटरी को आप शॉर्ट कर लीजिए और इंडक्टर को ओपन कर लीजिए। बैटरी को शॉर्ट कर दिए गया तो इसका टाउ जो आपके पास में आएगा तो कैसे मैंने बैटरी को शॉर्ट कर दिया और इंडक्टर को ओपन कर दो। इंडक्टर को ओपन करें तो ये पॉइंट ए बन जाएगा, ये वाला पॉइंट ऐसे बी बन जाएगा, ए और बी। तो ये आपके पास में आर ये तो शॉर्ट हो खत्म हो गया, तो टाउ कितना आ जाएगा, आर ए बी कितना आ रहा है, आर ए बी आर के बराबर ही आ रहा है, तो टाउ हो जाएगा एल बाई आर। तो ए ऑप्शन आपके पास में सही हो गया। द टाइम कॉन्स्टेंट 12 बाय आर नहीं। सी ऑप्शन में बोला स्टडी करंट थ्रू इंडक्टर कितना होगा। स्टडी स्टेट पे अगर आप देखेंगे तो इंडक्टर कुछ भी आपको अपोज नहीं कर रहा है। स्टडी स्टेट पे अगर इंडक्टर कुछ अपोज नहीं कर रहा तो करंट थ्रू इंडक्टर तो ई बाय आर आएगा ना, ई बाय 2 आर तो नहीं आएगा, तो 2 ई बाय आर तो नहीं आएगा। तो आपके पास में सी गलत हो गया, डी ऑप्शन आपके पास सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, एक कंडक्टिंग लूप है वो रोटेट कर रहा है constant angular velocity से अबाउट ए फिक्स डायमीटर इन यूनिफॉर्मेटिक। तो यहाँ पे इसको ऐसे आप ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, कांस्टेंट एंगुलर मतलब एक ओमेगा से आप इसको रोटेट करवा रहे हैं यूनिफॉर्मेटिक फील्ड में। तो अगर आप फ्लक्स का एक्सप्रेशन देखेंगे तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन कितना बनेगा आपके पास में, बी है तो बी कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बी कोस ओमेगा टी, ऐसे ही बनेगा ना फ्लक्स, क्योंकि थीटा तो बदलता जा रहा है टाइम के साथ में। तो ये फ्लक्स हो गया। और ईएमएफ अगर आप देखें तो ईएमएफ इसको डिफरेंशिएट करने से मिलेगा, आपके एरिया वेक्टर उसमें जो एंगल होगा वो कुछ ओमेगा टी होगा, तो कोस ओमेगा टी बी डॉट ए होता है, तो ये बन गया। और ईएमएफ अगर आप देखें पाई आर स्क्वायर बी साइन ओमेगा टी माइनस का, और माइनस डी फाइव डी हो तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो ईएमएफ और ये आपके पास है फ्लक्स है। अब दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, दोनों में पाई बाय 2 का फेज का डिफरेंस है आपके पास में। तो आप क्या बोलते हैं, व्हेन द ईएमएफ विल बी मैक्सिमम द एट दैट मोमेंट फ्लक्स विल बी जीरो। सही बात है, जब ये एक आपके पास से मैक्सिमम होगा, ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो वो आपके पास 90 डिग्री पे होगा, तो फ्लक्स उस टाइम पे जीरो होगा। ये ऑप्शन सही होगा। बी बोल रहे थे ईएमएफ विल बी जीरो एट द मोमेंट व्हेन फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। सही बात है, अगर फ्लक्स मैक्सिमम होगा ओमेगा टी जीरो पे, उस टाइम पे ईएमएफ जीरो होगा। फिर फ्लक्स मैक्सिमम होगा ओमेगा टी की वैल्यू जब जीरो हो जाए और तो उस टाइम पे ईएमएफ आपके पास में मतलब जीरो हो जाएगा। सी में बोल रहा था ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एट द मोमेंट व्हेन द प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जब ईएमएफ जब मैक्सिमम होगा वो कब होगा, जब ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री कब होगा, जब ऐसा हो जाए। तो ये तो प्लेन होगा इसका लूप का प्लेन होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड से अंदर की तरफ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, प्लेन भी ये भी ऐसा ही है, तो इसके एरिया वेक्टर कुछ ऐसा बनेगा। तो सी ऑप्शन भी सही हो गया। द फेज डिफरेंस दोनों में कितने का है, पाई बाय 2 का फेज का डिफरेंस है, हाँ है। तो आपके पास में ए बी सी डी चारों ऑप्शन सही हुए। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया एक आइडियल इंडक्टर है और उसमें कुछ इनिशियल करंट नहीं फ्लो कर रहा, एक रेजिस्टर और आइडियल बैटरी के साथ में कनेक्टेड है सीरीज के अंदर। तो एक इंडक्टर बना दिया, एक रेजिस्टेंस बना दिया और एक यहाँ पे एक बैटरी बना दी। दिस इज एल, दिस इज आर। क्लियर। एट एनी टाइम टी द पावर द बैटरी सप्लाइज एनर्जी एट द रेट ऑफ, मतलब पावर इतना दे रहा है, बैटरी इतना दे रहा है, और जो रेजिस्टेंस जो डिसिपेट कर रहा है वो पी आर है, और जो इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर रहा है वो पी एल है आपके पास में। तो भाई बैटरी जितना एनर्जी देगा उन दोनों में ही जाएगा, ये बात सही है। तो आप एनर्जी कंजर्व तो रहेगा, तो पी बी इज इक्वल टू पी एल प्लस पी आर, ये बात सही। बी ऑप्शन में बोला कि पी आर विल बी लेस देन पी एल, पी आर विल बी लेस देन पी एल। तो यार ये वाली बात तो कुछ जस्ती नहीं है भाई। आपके पास में करंट का इक्वेशन, करंट का ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा करंट, ठीक। तो आपको ये बोला गया कि पीएल हमेशा ज्यादा होगा, बिकॉज पावर आपके पास में इंडक्टर में आती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। ये आपके पास में एनर्जी है, आपके पास में इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है। तो अगर आप इसकी पावर देखेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, दिस इज एल आई डी आई बाई डी टी, एल आई डी आई बाई डी टी, ठीक है। और अगर आप यही पावर लॉस अगर आप रेजिस्टेंस में निकाल लें तो ये क्या बनेगा आपके पास में, आई स्क्वायर आर। इन दोनों को मतलब देखने के लिए पड़ते, इन दोनों को हम थोड़ा लिख के देखते हैं। तो ये तो बन गया एल आई डी आई बाई डी टी, ये तो इंडक्टर का पावर है, और ये आपके पास में आई स्क्वायर है, जो टर्म्स कॉमन है वो उड़ा दो, आई आई कॉमन है। तो आपको ये चेक करना है भी एल डी आई बाई डी टी कब जाता है और आई आर कब जाता है। तो आप पता है बाद में तो आई की वैल्यू मतलब ज्यादा हो जाएगी, तो फाइनली तो अगर आप देखेंगे तो पावर थ्रू रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, बिकॉज आई की डी जीरो हो जाएगा टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, और आई आर आपके पास ज्यादा होगा तो टी लंबे टाइम बाद में दिएगा। पर इनिशियली अगर आप देख रहे हैं तो इनिशियली इस करंट की वैल्यू बहुत कम होगी, डी आई बाई डी टी कुछ नॉन होगा। तो आपको इसमें कंपेयर करना है एल डी आई बाई डी टी और आई आर के अंदर। तो आप पता है तो आई बड़े टाइम के बाद में यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू बहुत ज्यादा है, डी आई बाई डी टी जीरो है। तो अगर आप इन्फिनिटी टाइम पे देखेंगे तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम ज्यादा आएगी, पावर थ्रू रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा। तो अगर आप बोलेंगे फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ टी,
टाइम की बड़ी वैल्यू के लिए पावर थ्रू रेजिस्टेंस ज़्यादा आएगा एज कम्पेयर टू पावर थ्रू इंडक्टर, मतलब रेट ऑफ पावर, या फिर उसने ये बोला रेट ऑफ एनर्जी स्टोर, सॉरी। तो ये आएगा आपके पास में। और पहले वाले केस में अगर आप देख रहे थे इनिशियली, तो यहाँ पे देखिए करंट तो जीरो को टेंड कर रहा है और डीएबिलिटी कुछ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सी ऑप्शन आपके पास में सही होगा कि पीएल विल बी ग्रेटर नियर द स्टार्टिंग ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही हुए, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में पेपर खत्म होता है। आई होप आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।